नमस्कार। आप अगर एक पेरेंट हैं तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है कमज़ोर हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर के उतार-चढ़ाव के कारण हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, इम्यूनिटी है, उनका जो फंक्शन है कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। और मौसम चेंज होने की वजह से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो दिखने लगता है, वो है सर्दी-जुकाम। सर्दी-जुकाम जैसे ही इन्फेक्शन चेंज होता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों को करता है। जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो चलिए इस बारे में हम लोग बात करते हैं और जानेंगे कि सर्दी जुकाम किन-किन कारणों से होता है और इनका उपाय क्या है और कैसे बच्चों को रखा जाए जिससे बच्चों को इस तरह की समस्याएँ ना हो और इन समस्याओं को बढ़ने से बच्चों पे क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसको सर्दी जुकाम बोला जाता है, कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है गले से ऊपर यानी लंग्स के ऊपर नाक, मुँह, गला इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है, उसको बोला जाता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसके नीचे यानी लंग्स यानी फेफड़े के अंदर जब बीमारी पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एलआरटीआई लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो दोनों कंडीशन में जो एलआरटीआई है वो ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एलआरटीआई में बच्चों के जो बच्चे या किसी को भी हो सकता है एलआरटीआई जिसके अंदर लंग्स के अंदर बलगम जमने लगता है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। जैसे कोविड-19 आपका अभी चल रहा था बीमारी, जिसमें एलआरटीआई होने लगता था, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो बाद में जाके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इन्फेक्शन चला जाता था, जिसमें लंग्स आपका इन्वॉल्व हो जाता था। लंग्स इन्वॉल्व होने से आपको बहुत तेज़ फीवर होने लगेगा, खाँसी आने लगेगा, साथ में बलगम इतना बनने लगेगा कि सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। अगर आप स्टेथोस्कोप से अगर सुनते हैं, तो चेक करते हैं, तो आपको घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी। जैसा कि मैंने अभी बताया अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों होता है? ये होता है इन्फेक्शन की वजह से और इन्फेक्शन का जो कारण है वो है वायरस, बैक्टीरिया। तो प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक में वो वायरस की वजह से होता है। सेकेंडरी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो वायरस में सबसे ज़्यादा जो कॉमन वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। सभी लोग जानते होंगे अरे कॉमन कोल्ड हो गया है, लोग बात करते हैं। सर्दी जुकाम थकावट, बुखार इसमें नहीं लगता है। फ़ीवर नहीं होगा, बस आपको हल्का-सा शरीर हल्का-सा फ़ील होगा कि गरम हुआ है, लेकिन फ़ीवर नहीं होगा। 99 के ऊपर आपको फ़ीवर नहीं जाएगा, कॉमन कोल्ड की बीमारी में, जो राइनो वायरस की वजह से होता है। सिर्फ़ इसमें रनिंग नोज़ होगा, नाक से पानी एकदम से बहेगा, गले में खराश होगा, आँख में जलन हो सकता है। ये है कॉमन कोल्ड, ये भी एक वायरस होता है, ये भी फैलता है एक-दूसरे से। जिसको भी ये बीमारी हो, वो अपनी दूरी बना कर रखें और लोगों से, ख़ास करके बच्चों से क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी वायरस इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है। और दूसरा जो वायरल इन्फेक्शन है जिसको बोला जाता है फ्लू, फ्लू बीमारी इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस की वजह से होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस आपके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करने लगता है। जो अभी मैंने बताया कॉमन कोल्ड सिर्फ़ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है, यानी कि फेफड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन फ्लू जब होता है, तो आपका लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से तेज़ बुखार, साँस लेने में तकलीफ़, आँखों में जलन, रनिंग नोज़, कानों में जलन, कानों में खुजली और आँखों से पानी निकलना और नाक बहना, नाक बंद हो जाना, ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल जिसको बोला जाता है, ये समस्याएँ नॉर्मल होता है। इसमें डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, भूख नहीं लगना, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारे कॉमन सिम्पटम्स इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये होता है इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस की वजह से, जिसको बोला जाता है फ्लू, यानी वायरल फ्लू बोला जाता है। तो ये तो प्राइमरी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, जिसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है। इसके बाद से बैक्टीरिया लगते हैं इन्फेक्शन करने, जिसमें सबसे कॉमन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कॉज़ करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसके लिए कई प्रकार की दवाएँ मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसा कि लाइनेज़ोलिड, एजिथ्रोमाइसिन। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। फ्लू में कोई मेडिसिन नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में डॉक्टर कई बार मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, नॉर्मल एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन, लाइनेज़ोलिड या सेफिरोक्सिम। ये दवाइयाँ अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, क्यों करता है? इसमें ओफ्लैक्सासिन भी कई बार करता है, लिवोफ्लैक्सासिन भी करता है, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको सेकेंडरी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को होने से बचाने के लिए पहले से ही ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। इन दवाओं में है एजिथ्रोमाइसिन, लाइनेज़ोलिड, सेफिरोक्सिम, सेपोडोक्साइम, सिप्रोफ्लैक्सासिन, ओफ्लैक्सासिन, लिवोफ्लैक्सासिन,
एनसेफिक्जिम। ये दवाइयाँ अक्सर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों में रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर होता है तो कैसे निपटें और क्या-क्या करें कि बच्चों में इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले बच्चों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो जो स्पुटम बनता है उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, खाँस नहीं पाते हैं। खाँस तो पाते हैं लेकिन रिमूव नहीं करना जानते हैं। एक एडल्ट पर्सन, एक समझदार व्यक्ति जो बच्चा नहीं है वो जानता है कि बलगम को कैसे रिमूव करना है, ठीक है? लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या है, नाक उनका ब्लॉक हो जाता है। नॉस्ट्रिल जो नाक के अंदर छेद होता है, वो बलगम की वजह से, म्यूकस की वजह से ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड होने के रीज़न क्या है? जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल यानी नाक के अंदर 2 छेद हैं, जिनको नॉस्ट्रिल बोला जाता है। इसके अंदर वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स का पूरा एकदम जाल बिछा हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी सर्दी-जुकाम होता है, तो ये जो नाक के अंदर जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो नसें हैं, वो फैल जाती हैं। फैलने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके दीवाल से बाहर आने लगते हैं व्हाइट ब्लड सेल या म्यूकस बाहर निकलने लगते हैं। तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है? नाक बह रहा है, स्पुटम बह रहा है। लेकिन वो क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो हमारी एक सुरक्षा प्रणाली का एक सिस्टम होता है, एक पार्ट होता है, जो बैक्टीरिया एंड वायरस को मारने के लिए नाक से बहने लगता है। लेकिन इनका नाक से बहना अत्यधिक हो जाए, वो नॉस्ट्रिल को ब्लॉक्ड कर देंगे, जिससे साँस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बच्चे का मृत्यु भी हो जाता है कई बार। तो इसमें क्या है कि कुछ दवाएँ हैं जो आपको मैं शेयर करूँगा, इसको डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना है क्योंकि आप मिसयूज़ करते हैं तो बच्चे को नुकसान होगा। तो इसका नाम है, आप देख सकते हैं, ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़। ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़ आप ध्यान ध्यान से पढ़िए, ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़। ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़ किसको कहते हैं? जो ऐसा डोसेज फॉर्म है जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने बनाया हुआ है। इसमें होता है ज़ाइलोमेटाजोलिन, 0.05% सॉल्यूशन होता है इसमें, और स्प्रे है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो स्प्रे है ज़ाइलोमेटाजोलिन, एक अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। ऐसे दबाने पे, नाक के अंदर रख के ऐसे दबाने पे इसमें से स्प्रे जाएगा और नाक के अंदर वो फैल जाता है। जो दवाई इसके अंदर है उसका नाम है ज़ाइलोमेटाजोलिन, एक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसका मतलब हुआ अल्फ़ा 1 एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, जो अगर उसको एगोनाइज़ किया जाए, उसको एक्टिव किया जाए रिसेप्टर को, तो नाक के अंदर जो नॉस्ट्रिल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यानी पतला कर देगा, सिकुड़ देगा। सिकुड़ने की वजह से जो पहले प्रॉब्लम क्या था कि नसें फैल गई थी। फैलने की वजह से इनके अंदर छेद बन गया था और आसानी से व्हाइट ब्लड सेल बाहर आके एज़ ए रनिंग नोज़, वाटरी नोज़ हो गया था। लेकिन अगर ये दवा ओट्रिविन आप यूज़ करते हैं, नज़ल ड्रॉप या स्प्रे, तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि जो नसें हैं ब्लड वेसल्स को कैरी करती हैं, उनके जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पतला कर देगा, जिसकी वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल नसों से बाहर जा रहे थे, खून से बाहर निकल रहे थे नसों के दीवाल के माध्यम से, उनका निकलना बंद हो जाएगा। इस तरह से आपका नाक का जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, कम हो जाएगा और एक जगह बन जाएगा साँस आने और जाने के लिए। और साथ ही नाक का बहना भी कम हो जाएगा क्योंकि नसें सिकुड़ चुकी हैं। सिकुड़ी हुई नसों में कोई भी दीवार में छेद नहीं होता है, जिससे कि व्हाइट ब्लड सेल बाहर आ जाए। जो वाटरी नोज़ हो जाता है, वो नहीं होने देगा ये दवाई आपको। इसका यूज़ इम्पोर्टेंट है। कैसे यूज़ करना है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से आप सुनिए। ओट्रिविन 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों को 1 से 2 ड्रॉप या 1 से 2 स्प्रे नाक में मारना है 8 घंटे, पर 8 घंटे, यानी कि दिन में आप मैक्सिमम 2 बार मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सीवियर कंडीशन में 8 घंटे पे मार सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ आप 3 बार ले सकते हैं, 1-1 ड्रॉप दोनों नाकों में। अगर बच्चा 5 साल तक का है, 4 से 5 साल तक का है, तो 2-2 ड्रॉप दोनों नाक, दोनों छेद में, दोनों नॉस्ट्रिल में मार दीजिए और दिन में 1 बार मार सकते हैं, या तो ज़रूरत पड़ा तो दिन में 2 बार भी मार सकते हैं। ज़्यादा सीवियर है तो दिन में 3 बार कर सकते हैं, यानी 8-8 घंटे पे ये दोहरा सकते हैं। इससे आपके बच्चे का नाक जो है वो बंद नहीं होगा, साँस अच्छे से ले पाएगा, जिससे उसका जो हेल्थ है वो खराब नहीं होगा, बना रहेगा। लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, उस पे ध्यान रखना है। आपके बच्चे को अगर कोई भी दवाई चलती है, जैसे थायरॉइड की दवाई चलती है, ब्लड प्रेशर की दवा चलती है, तो या दिमाग का कोई भी दवा चलता है जिसमें बच्चे को स्ट्रोक हुआ है, तो ऐसे में आपको, या कार्डियक जो अटैक है या कार्डियक जो दिल से संबंधित बीमारियों में दवाई चलती हैं, ऐसे दवाएँ जो बच्चों को चलती हैं और उन बच्चों में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को स्ट्रोक हुआ है, दिमाग में स्ट्रोक हुआ है,
और दिल के अंदर कोई बीमारी है या ब्लड प्रेशर है या उन बच्चों को डिप्रेशन की दवा चलती है, बच्चा डिप्रेस रहता है जिसकी वजह से दवाई चलती है, ऐसे बच्चों को आप खुद से ना दीजिएगा दवाई कभी भी, डॉक्टर के सलाह से ही दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये आपका प्रिकॉशन ध्यान रखना है ये दवाई यूज़ करने से पहले। ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़ जो 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए यूज़फुल है। 1 साल के नीचे आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे बच्चों में बेचैनी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने से कार्डियक अटैक भी हो सकता है, दिमाग में स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप समझिए जो मैंने बताया 1 से 12 साल तक के बच्चों को ही देना है, तो पीडियाट्रिक यूज़ वाला, तो 1 से ऊपर ही देना है, यानी कि 12 साल के ऊपर भी देने वाली दवाइयाँ हैं ओट्रिविन। तो ओट्रिविन 12 साल से ऊपर देने वाला अलग दवाई है, ये 12 साल के नीचे देने वाला पीडियाट्रिक यूज़ वाला है। तो इस दवा का नाम है ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़ ओनली, ठीक है? तो 1 से 12 साल तक के बच्चों को ये दवाई है। अभी मैं बात करता हूँ, ये कंडीशन ही क्यों होने दें कि इतनी दवाई खाना पड़े बच्चे को? तो देखिए, ये दवाई सिर्फ़ देने से बच्चे का जो इन्फेक्शन है दूर नहीं होगा। अगर बच्चा 4-5 साल तक का है, तो एजिथ्रोमाइसिन 200 एमजी वाला जो सिरप आता है, ड्राई सिरप या सिरप आता है, उसको 5 एमएल लगातार 3 दिन तक दीजिए या 5 दिन तक दीजिए। रोज़ एक बार 5 एमएल 3 दिन दीजिए या एक्सटेंड करके 5 दिन दीजिए। यानी कि दिन में एक बार 5 एमएल, फिर अगले दिन 5 एमएल, फिर अगले दिन 5 एमएल, इसी तरह से 5 दिन तक आपको रोज़ 5 एमएल देना है एजिथ्रोमाइसिन। साथ में ये आप ओट्रिविन पीडियाट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे का नाक ब्लॉक ना हो। अगर साँस नहीं ले पा रहा है, घड़घड़ाहट है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, बहुत तेज़ फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर की तो दवाई देना ही है, आपको डॉक्टर से मिलना है, इस कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। डॉक्टर जो दवाइयाँ देगा उसके अनुसार चलिए और इसका यूज़ आप इमरजेंसी केस में यूज़ कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से जब भी आपको लगता है इसका यूज़ कर सकते हैं और बच्चों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बच्चों में बिल्कुल सोच समझ के एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना चाहिए दवाई। तो बच्चों में क्या है कि जो दवाई हमने यूज़ किया है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, इससे कैसे बचाना है ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों को एक्चुअली जो भी इन्फेक्शन होता है, वो उसके शरीर में अंदर तो बनता नहीं है, कहीं न कहीं बाहर से आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जिसको सर्दी-जुकाम हुआ है, उस पर्सन से बच्चे को सेपरेट रखिए, जब तक उसका ठीक ना हो जाए। दूसरा हैंडल, दरवाजे का हैंडल जो होता है या की होता है, जो चाबी होता है, हर कोई जाके ताला बंद करता है, खोलता है। और वो हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, जो बड़े यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं। मोबाइल को हमेशा क्लीन करिए, इसका स्क्रीन पे वायरस हो सकता है। सर्दी हुआ जिसको सर्दी हुआ है इंसान को, वो मोबाइल टच किया, उस मोबाइल से उसको इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है, मोबाइल टच करता है तो। कोई भी चीज़ जो बच्चा टच करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन टच किया है, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए बच्चे को आप उन इन्फेक्टेड लोगों और इन्फेक्टेड चीज़ों से दूर रखिए। साथ में बच्चे को अगर बाहर घुमाना है, तो मास्क वगैरह का यूज़ करिए, जिससे रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, उस समय ख़ास करके जब मौसम का बदलाव हो रहा हो।